देखो, आज हम लोग साउंड वेव का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है ना। फार्मूले हैं, सीधे सीधे छोटे छोटे फार्मूले हैं, ज्यादा नहीं है। एक ही फार्मूले पे पूरा इफेक्ट हो जाता है क्या डॉपलर इफेक्ट इन साउंड? तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, उसकी डेफिनेशन आप समझ लो इस तरह से है। इट इज द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी as observed by observer due to relative motion between source and observer। ठीक है, तो ये यहाँ पर से जो एम्बुलेंस है, ये साउंड, या जो इसका सायरन की बीप कंटिन्यूअसली निकल रही है, और दो बीप के बीच में जो टाइम इंटरवल इट इज 2 सेकेंड। मतलब अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करोगे कि इसकी ये जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम इंटरवल, इट इज 1/2 पर सेकेंड, है ना। मतलब इट इज 0.5 पर सेकेंड, या इस रेट से यहां से इसमें बीप जनरेट हो रही है। तो ये इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। दिस इज दियर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, समझ गए ना। ये इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। सो एफ नॉट इज दियर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे ना 2 3 4 केस बन जाते हैं कि अगर एम्बुलेंस रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर को कितनी बीप कितनी देर में सुनाई देगी। यहाँ पे हम कुछ केस स्टडी करते हैं। नाउ एम्बुलेंस एट रेस्ट, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। तो ऑब्जर्वर को क्या ऑब्जर्व होगा? ही ऑब्जर्व बीप एट एवरी 2 सेकेंड। हर 2 सेकेंड में ये बीप ऑब्जर्व करेगा, बराबर है। मतलब जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, यहां पे मैं लिख दूं इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर ये 2 सेकेंड में बीप जनरेट हो रही है और इसको भी 2 सेकेंड में बीप मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। नाउ एम्बुलेंस इज, यहाँ पे एक केस ये हो गया, दूसरा केस, एम्बुलेंस इज मूविंग टुवर्ड्स द रवि। सपोज एम्बुलेंस इज मूविंग टुवर्ड्स रवि, रवि या फिर ऑब्जर्वर। अगर ये ऑब्जर्वर की तरफ एम्बुलेंस आएगी, तो क्या अभी रवि को बीप हर 2 सेकेंड में सुनाई देगी, या फिर उससे कम में सुनाई देने लगेगी? कम कम टाइम में, है ना। मतलब 2 सेकेंड से कम टाइम इंटरवल में उसको बीप सुनाई देने लगेगी। देगी कि नहीं देगी? हेलो, होता है ऐसा? अगर ये एम्बुलेंस रवि की तरफ मूव करके आने लगे, तो इसके पास जो बीप पहुंचेंगी वो थोड़ी जल्दी पहुंचने लगेंगी, आया ना। यस सर। So what he observed beep at less than 2 seconds. Every beep at less than 2 seconds, 2 सेकंड से कम में। तीसरा केस, अगर मान लो ऐसा कर दें हम कि एम्बुलेंस को रेस्ट पे रख दें और रवि दौड़ के आने लगे। एम्बुलेंस रेस्ट पे है यहाँ पे ना। तीसरा केस हमने ये बना दिया, और भी केसेस ऐसे बन सकते हैं। अगर मान लो एम्बुलेंस रेस्ट पे है एंड रवि is moving towards एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की तरफ अगर ये दौड़ के आने लगे, तो अब क्या ऑब्जर्व करेगा ये? अभी एम्बुलेंस को रेस्ट पे कर दे और ये दौड़ के आने लगे, तो फिर से क्या ऑब्जर्व करेगा? ये बीप क्या 2 सेकेंड में ऑब्जर्व करेगा कि कम देर में ऑब्जर्व करने लगेगा? कम देर में, कम में, जल्दी ऑब्जर्व करेगा ना। अगर ये दौड़ के आने लगे इधर पे, तो जो काउंटिंग है वो बढ़ जाएगी भाई। जो हर 2 सेकेंड में ऑब्जर्व हो रही थी, वो थोड़ी पहले ऑब्जर्व होने लगेगी। यस और नो? हेलो, समझ गए? है ना। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा? ही ऑब्जर्व बीप एट
लेस देन 2 सेकेंड, मतलब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ये वाले केस में भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये वाले केस में भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि ये दोनों रेस्ट में। लेकिन अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होने लगे, या तो एम्बुलेंस ऑब्जर्वर की तरफ जाने लगे, या ऑब्जर्वर एम्बुलेंस की तरफ आने लगे, या एम्बुलेंस ऑब्जर्वर से दूर जाने लगे, या ऑब्जर्वर एम्बुलेंस से दूर जाए, ये सभी केस हो सकते हैं। इन सभी केसेस में क्या होगा, इन सभी केसेस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, जो ऑब्जर्व बीट टाइम इंटरवल है, ये बदल जाएगा। समझ गए? या इनकी काउंटिंग बदल जाएगी, बदलेगा ना ये। तो अगर ये इसकी बीप की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है और इसमें अगर चेंज आ रहा है, किसके कारण चेंज आ रहा है, रिलेटिव मोशन के कारण चेंज आ रहा है, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है डॉपलर्स इफेक्ट। बात समझ गए? मैं अभी एक वीडियो शेयर करता हूं यहाँ पे, तो थोड़ा और अच्छे से आएगा तुमको समझ में कि क्या हो रहा है। लुक एट द वीडियो हियर। all directions at the same speed. The waves are indicated as concentric circles moving out. Consider sound waves being produced by a stationary source, an ambulance siren. The listener is also stationary. Sound waves are longitudinal waves with directions and rarefactions. The sound emitted by the ambulance siren travels in all directions at the same speed. The waves are indicated as concentric circles moving outwards. The changes in air pressure can also be used to represent the sound waves. Each blue circle represents the center of a compression, and each red circle represents the center of a rarefaction. The distance between the centers of two successive compressions represents the sound's wavelength. The speed of sound in a medium is constant, so the sound's frequency determines its wavelength. When the waves reach the listener, the wavelength is the same as that emitted by the hooter. Hence, the sound heard by the listener has the same frequency as the sound produced by the source. Now, the source of the sound, the ambulance, moves towards the listener with a constant velocity. The sound waves emitted by the siren still travel in all directions at the same speed. However, since the source is moving, the compressions in front of it will be closer together, and the compressions behind it will be further apart. Therefore, the wavelength of the sound heard by the listener as the ambulance approaches will be shorter. The waves are catching up with previously emitted waves. In other words, there are more waves arriving per second than when the ambulance was stationary. This increased frequency is heard as a higher pitched sound. Now the source of the sound has passed the listener and is moving away from him. The compressions behind it will be further apart. This happens because the ambulance is moving away from the waves it has emitted. Therefore, the wavelength of the sound heard by the listener will be longer. In other words, there are fewer waves arriving per second than when the ambulance was stationary. This decreased frequency is heard as a lower pitched sound. Note that the actual frequency of the sound emitted by the ambulance siren is the same in all the cases. It is only the apparent frequency or the frequency perceived. हेलो, देख लिए?
यस सर। समझ गए क्या है? समझ गए? तो जो यस सर। इसमें एम्बुलेंस को ही क्यों एग्जांपल लिया इसने, हम लोगों ने क्यों अपने आप को क्यों एग्जांपल में हमने फिट नहीं किया यहाँ पे? एक्चुअल में जब हम भी बोलेंगे ना तो हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, या मेरे से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये ऑब्जर्व कम होगा। जैसे मान लो रवि यहाँ से मेरे से 10 मीटर दूर खड़ा है या 100 मीटर दूर खड़ा है, मैं उसकी तरफ बोलते हुए जा रहा हूँ, तब भी यही फिनोमेना होती है, लेकिन उसके कान उसको बराबर डिटेक्ट नहीं करेंगे। एम्बुलेंस का सायरन से क्यों डिटेक्ट होता है? क्योंकि एम्बुलेंस के सायरन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो बीप की फ्रीक्वेंसी, वो कम होती है, तो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप खड़े हो, आपकी तरफ एम्बुलेंस आ रही है, क्या क्या डिफरेंट आपको ऑब्जर्व होता है? ऐसा लगता है साउंड बढ़ रहा है ना? साउंड बढ़ रहा नहीं है, उसके जो बीप के आने का टाइम इंटरवल है वो कम होते जा रहा है, ये ऑब्जर्व हमको होता है। समझ गए? सर ये फिर हर एक साउंड के साथ होता है, क्या बट क्या? डिटेक्ट नहीं कर। सर ये हर एक साउंड के साथ हर होता है एक बट साउंड के डिटेक्ट साथ नहीं होता है, हर एक साउंड के साथ भी होता है, लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट होता है, बट अभी हम साउंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो हर साउंड के साथ में होगा। बट जैसे हम जो बोल रहे हैं और कोई अगर ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो हमारे कान उसको उतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है हमारी। ठीक है? समझ गए कि एक नहीं? बार फिर रिपीट, क्या बेटा? एक बार फिर बताओ। हाँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा सुनना। मान ले तू कहीं पे खड़ा है और तेरे तरफ एम्बुलेंस आ रही है, क्या अलग ऑब्जर्वेशन करता है तू? हेलो, क्या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करता है कुणाल? थोड़ा सोचो फिर बताओ, क्या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करते हो? तो मैंने नहीं पूछा। कभी नहीं? अच्छा, जिसने भी पूछा है, क्या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होता है? आवाज बढ़ सर गई। साउंड बढ़ती है। आवाज बढ़ती नहीं, हाँ एक तो आवाज बढ़ती है, नो डाउट, उसका रीजन है कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो इंटेंसिटी बढ़ती हुई हमको लगती है। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, जैसे अगर बीप हर एक सेकंड में बीप जनरेट हो रही, मान लो एम्बुलेंस खड़ी है और जो सायरन बज रहा है उसकी जो बीप है ना, ट्विंग 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 ट्विंग, ये एक एक सेकंड में है। लेकिन अगर वो एम्बुलेंस हमारी तरफ आने लगे तो ये ट्विंग ट्विंग ट्विंग, या जो साए साए की जो आवाज आती है वो कैसी होती है? ऐसा लग रहा है यार टाइम कि इंक्रीज होता है सर। टाइमिंग रिड्यूस होना। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड इज टाइमिंग रिड्यूस होना। ऐसा लगता है यार जो साए साए साए, ये जो आवाज है ये उसकी टाइमिंग कम हो गई है। यस और नो? यस सर। सर बीप फास्टर होता है, क्या बेटा? बीप्स जो है फास्टर होता है क्या? हाँ, बीप ऐसा लगता है यार ये फास्ट आ रही है हमारे पास में। जैसे एम्बुलेंस खड़ी तब आप बीप सुनो, और अगर एम्बुलेंस तुम्हारे पास आने लगे तो ऐसा लगता है कि यार जो बीप है वो फास्ट हमारे पास आ रही, जल्दी जल्दी आ रही है ना? होता है कि नहीं है सर? हेलो, समझ गए? सर अगर उस हिसाब से देखें तो फिर अगर अपन एम्बुलेंस के पास खड़े रहे तो कंटिन्यू सुनाई देनी चाहिए। हाँ, एम्बुलेंस के पास में खड़े हैं, एम्बुलेंस भी रुकी हुई है, तो हमको वो बीप आती है, लेकिन कंटिन्यूअसली ऐसा लगता है कि सेम स्पीड से आ रही है, जैसी नॉर्मली है बिल्कुल वैसी ही स्पीड से हमारे पास आते हुए लगती है। ठीक है? ठीक है सर। हेलो, समझ गया? जो साए 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 की जो आवाज आती है, अगर एम्बुलेंस भी रेस्ट पे हम भी रेस्ट पे, तो हमको लगता है कि हाँ एक ही रेट से आ रही है। लेकिन अगर एम्बुलेंस हमारे पास आने लगे तो हमें क्या लगता है कि यार जो साए साए की जो आवाज है उसकी वो, एक तो साउंड बढ़ते हुए आता है, नो डाउट। दूसरा एक और पार्ट होता है कि उसकी जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है। और अगर एम्बुलेंस हमसे दूर जाती तब देखो जरा ऑब्जर्व करके टाइमिंग कैसा होता है फिर वो टाइमिंग। एक तो साउंड नो डाउट रिड्यूस होता है, ये एक कॉमन है। एक और बात जो दूसरी ऑब्जर्व होती है कि जब एम्बुलेंस हमसे दूर जाती है तो उसका जो साउंड आने की जो रेट है, जो टाइमिंग है, वो कैसी होती है? हेलो, टाइमिंग बढ़ेंगे सर। कम हो जाती है ना? धीरे धीरे आती है। धीरे धीरे मेरा मतलब है कि टाइमिंग बढ़ जाती है, जैसे 1 सेकंड में अभी सुनाई दी, फिर 1.5 सेकंड में सुनाई देगी, फिर 2 सेकंड में सुनाई देगी, ऐसा। समझ गए? हेलो। हाँ सर। और जब हम खड़े हुए एम्बुलेंस हमारे पास आ रही है तो क्या होता है, पहले मान लो हमको 2 सेकंड में सुनाई दी, अगली अगली वाली जो बीप है वो 2 सेकंड नहीं उसके पहले सुनाई देगी, उसकी अगली बीप और कम इंटरवल में सुनाई देगी, उसके आने वाली जो बीप है और कम इंटरवल में सुनाई देगी। समझ गए? हाँ सर। ऐसा कुछ होता है ना? ऐसा ऑब्जर्व किए कि नहीं किए? यस सर। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है उसमें जो चेंज आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन में जो चेंज आते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। जो सायरन लगा हुआ है एम्बुलेंस के ऊपर, वो तो चाहे एम्बुलेंस रुकी रहे चाहे चले,
उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस हो रहा है, वो तो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं ना, है ना। हेलो, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो बदलेगा नहीं, वो तो उसी रेट से चलेगा। क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। है ना, वो नहीं बदलेगा। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसको ऐसा अलग फील होगा कि यार ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है मतलब उसकी जो बीप का रेट है, जो बीप का टाइम इंटरवल है, वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ये कौन ऑब्जर्व करता है? ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन है तो, रिलेटिव मोशन वर्ड लिखे अपन ने, है ना। मतलब इसमें दोनों केस हो सकते हैं कि एम्बुलेंस मूव करते हुए आए, या एम्बुलेंस दूर जाए, या एम्बुलेंस रुकी हुई है ये एम्बुलेंस की तरफ दौड़ते हुए जाए, या एम्बुलेंस रुकी हुई है एम्बुलेंस से दूर जाए, या दोनों एक दूसरे के पास में आए, या दोनों एक दूसरे से दूर जाए। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से अच्छा वर्ड हो गया, बीप की टाइमिंग में जो चेंज ऑब्जर्व होता है, दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। लेकिन स्कूल एग्जाम में ऐसा मत लिखना कि बीप की टाइमिंग में जो चेंज आता है। ये हमारी कॉमन लैंग्वेज वाली बात हो गई, समझने के लिए हो गई। जो उसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो ये वाली रहती है तुम्हारी, इट इज द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई। और अपनी लोकल लैंग्वेज में अपन क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही है, तो उसके बीट, उसके जो बीप के आने की टाइमिंग है, बीप आने की टाइमिंग, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। उसमें जो चेंज आता है, ये जो फिनोमेना होती है उसको हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अभी भी कोई डाउट है? सर हाँ सर जैसे अभी यहाँ पे अगर अपन ये सिचुएशन कंसीडर करें कि एम्बुलेंस रेस्ट पे, ये पर्सन भी रेस्ट पे, तो हाँ अपन को बीप सुनाई दे रही है। वही हाँ, अगर अगर ये दोनों अगर पहाड़ पे चले जाए, वहां पे अगर रिफ्लेक्शन हो तो टाइम पीरियड कम होगा क्या बढ़ेगा? नहीं वो थोड़ा अलग केस सोचना पड़ेगा, वो बताऊंगा। अभी पहले सिंपल वाला केस को समझ लो पहले, ठीक है। सर ठीक है, अगर सायरन जो है कुछ सेंटीमीटर दूरी अपने कान से, तो क्या जो ग्राफ रहेगा मोस्ट प्रोबेबली परपेंडिकुलर रहेगा? कैसा बेटा? मैं समझा नहीं। अगर सायरन जो है वो अपने एकदम कान के जस्ट कुछ सेंटीमीटर दूर है, तो जो ग्राफ बनेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा या फिर ज्यादातर परपेंडिकुलर? किसका ग्राफ? वो सायरन का जो ग्राफ जो वीडियो में बना था। बीप का? हाँ मतलब ऐसे जो क्रेस्ट पहुंचेंगी वो ऐसी पहुंचेंगी ना अपने को, ऐसे। हाँ, तो वो मतलब जो टाइम रहेगा उनके बीच का वो कम रहेगा ना बहुत ज्यादा, तो ऐसा हो सकता है कि वो एक ही लहर में चले फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देख, इसमें रेस्ट और उसका फर्क है। जैसे मान लो यही एम्बुलेंस है, अभी ये चाहे इसका जो सायरन यहाँ पे बज रहा है, हर एक सेकंड में इससे बीप जनरेट हो रही है, तो मेरे कानों पे हर एक सेकंड बाद ही पहुंचेगी ना, क्योंकि साउंड मतलब एक की मिनिमम स्पीड टाइम तो। रहेगा ही? क्या बेटा? मतलब एक मिनिमम टाइम रहेगा ही? हाँ, एक मिनिमम टाइम रहेगा। ये हमारे कान के पास में या दूर भी है मान ले, तो जो साउंड की स्पीड है वो तो मीडियम में फिक्स है ना। साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड थोड़ी बदलेगी। एक्चुअल में यहाँ से जो बीप जनरेट हो रही उसको तुम कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जो साउंड चलेगा मीडियम में उसको तुम कम ज्यादा नहीं कर सकते, वो तो 330 या 340 ही चलेगा। समझ गया? हाँ सर। इसको जो बीप जनरेट होने की टाइमिंग है वो कम ज्यादा कर सकते हो आप। मतलब बीप जनरेट होने की फ्रीक्वेंसी आप बदल सकते हो। जैसे एक एक सेकंड में बीप जनरेट हो रही है, वो आप आधे सेकंड में कर सकते हो, आप 2 सेकंड में बीप जनरेट कर सकते हो। लेकिन जो बीप निकलने के बाद जो पहुंचेगी वो तो सेम ही स्पीड से चलेंगी, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। ठीक है? यस। क्लियर हो गया अभी ये? तो हाँ अगर सर। ये तुम्हारे पास में है और एक सेकंड में बीप जनरेट हो रही, तो तुम्हारे कानों पे भी एक एक सेकंड में पहुंचेगी, है ना। इंटरवल वही रहेगा। अगर ये दूर भी है तो भी यहाँ से अगर एक एक सेकंड में बीप जनरेट हो रही, तो हमारे कानों तक भी एक एक सेकंड में ही पहुंचेंगी। लेकिन क्या होने लगेगा अगर ये एक एक सेकंड में बीप जनरेट कर रहा है और ये भी हमारे कान की तरफ पहुंचने लगे, ये कान की तरफ आने लगे, क्या होगा इससे? हमारे कान की तरफ अगर ये आने लगेगा तो क्या होगा? जो बीप को आने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? जल्दी सुनाई देने लगेगी। ये सोर्स है मान ले, और ये एक एक सेकंड में बीप जनरेट कर रहा है और ये हमारे कानों की तरफ आने लगे, क्या होगा इससे? थोड़ा जल्दी सुनाई देगा। मतलब जो बीप है एक एक सेकंड से कम में सुनाई देने लगेगा। मतलब हमको ऐसा लगेगा कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और अगर ये सोर्स हमारे कान से दूर जाएगा तो बीप को सुनने का जो रेट है वो कैसा होगा? 1 सेकंड से बढ़ जाएगा। हाँ या ना? यस सर।
तो क्या लगेगा हमें कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। अभी समझ गए? तो एक्चुअल में सायरन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं हो रही है, ये तो वही है, इसके मूवमेंट से हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर मतलब टाइम की वजह से पूरा फिनोमेना हो रहा है। हाँ, टाइमिंग के कारण वो पूरा फिनोमेना हो रहा है। टाइमिंग का में जो फिनोमेना जनरेट हो रही है वो क्यों हो रही है? मोशन के कारण या रिलेटिव मोशन के कारण। जो चीजें एक रेगुलर इंटरवल में आ रही थी वो जल्दी आने लगी या देर से आने लगी, इसके कारण। समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर। इसको थोड़ा और देखते हैं अपन। मैं पल्स लेके बताता हूँ इसको, है ना? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर हाँ बोलो। सर वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट वाला एक बार बताना। क्या बेटा? सर वो जहाँ पे अपन ने एक बार इक्वल्स टू लिखे और 2 बार नॉट इक्वल्स टू लिखे ना। अच्छा, वो वाला केस देख। ये सोर्स मान ले और ये मेरे कान हो गए, ये सोर्स हो गया जिससे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही। ये भी रेस्ट पे और मैं भी रेस्ट पे हूँ। क्या होगा? एक एक सेकंड में बीप आ रही है, एक सेकंड में एक एक बीप जनरेट कर रहा है। मेरे कानों तक कितनी कितनी देर में बीप पहुंच रही है, कितनी इंटरवल में मैं रिसीव करूंगा? हाँ, 1 सेकंड में। एक एक सेकंड में मेरे कानों तक बीप पहुंचेगी, बराबर है? हाँ सर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही मेरे कानों पे जो बीप पहुंच रही, वो फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है अभी, बराबर है? या मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर ये मेरे कान की तरफ आने लगे, क्या होगा इससे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। ज्यादा हो जाएगी। कम नहीं, ज्यादा होगी ना। मेरे कान के पास आएगा तो बीप मेरे कान पे जल्दी जल्दी पहुंचेगी ना भाई। हाँ सर, कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, टाइम इंटरवल कम हो जाएगा। अगर ये मेरे कान की तरफ आने लगा तो टाइम इंटरवल कम हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मुझे लगेगी। ये तो उतनी उससे जनरेट कर रहा है लेकिन मुझे ज्यादा फील होगी। समझ गए? हाँ सर। और अगर ये दूर जाने लगेगा तो क्या होगा? टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा। अगर मेरे कान से ये दूर जाएगा तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी मुझे क्या लगेगी? कम हो गई। ये तो उसी रेट से जनरेट कर रहा है। ठीक है? हाँ सर। अभी समझ गए? हाँ सर। सर पक्का सभी बच्चे समझ गए? कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि इसके फोर्स बाद। वाला क्या बेटा? फोर्स वाला नहीं समझ रहा। कौन सा वाला? फोर्स। फोर्स वाला? हाँ अच्छा, सॉरी सर, फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है, रुक जा, अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं इसको मिटा दूं पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना। हाँ लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। चलो इसको मैं लिख लिख के बताता हूँ थोड़ा। ये यहाँ पे मान ले एम्बुलेंस अपन ने ली है। और ये इसके ऊपर लगा है सायरन। तो ये हर 2 सेकंड में बीप जनरेट करता है। टाइम इंटरवल ऑफ बीट इज 2 सेकंड। मतलब जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ये है एम्बुलेंस हियर, और इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/3 नॉट, इट इज 1/2 हर्ट्ज या 0.5 हर्ट्ज। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बीप जनरेट कर रहा है, जैसे अभी एक सिंगल बीप जनरेट हुई इससे, एक पल्स, और ये मान लो कितनी स्पीड से चल रहा है यहाँ पे? 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। दैट इज स्पीड ऑफ साउंड, है ना? ये पहली बीप जनरेट हुई है अभी, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे ये ऑब्जर्वर है ना? इस ऑब्जर्वर को मैंने हर्ष ले लिया मान लो। ठीक है? चलो बताना अभी। ये डिस्टेंस, सपोज हर्ष कितनी दूर खड़ा है यहाँ पे? 100 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। तो ये पहली वाली जो पल्स है हर्ष के पास कितनी देर में पहुंचेगी? थोड़ा सोच के बताओ, कितनी देर में पहुंचेगी? फर्स्ट पल्स हर्ष के पास कितनी देर में पहुंचेगी? फर्स्ट पल्स रिसीव्ड बाय हर्ष कितनी देर में पहुंचेगी बेटा? t इज इक्वल टू डिस्टेंस 100 मीटर। कितनी स्पीड से चल रही पल्स इस स्पीड से चलेगी 330 मीटर। इसको ना मैं थोड़ा रफली कुछ ले लूं क्या? डेटा बदल दूं क्या? कैलकुलेशन सिंपल दिखेगा तुमको।
कैसे रहने दूं, ऐसे ही रहने देता, ठीक है। 100/330 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई है। चलो अब ये पल्स और ये 2 सेकंड में अगली पल्स आ जाएगी, तो ये वाली जो पल्स है ये आगे तक बढ़ेगी, उतनी देर में यहाँ पे कौन सी पल्स आ जाएगी? अभी ये फर्स्ट पल्स हो गई, अब यहाँ पे कौन सी पल्स आ गई है? सेकंड पल्स, यस और नो? फिर ये आगे बढ़ेगी, उसके बाद फिर कौन सी पल्स आ जाएगी यहाँ पे? सेकंड वाली। यहाँ पे फर्स्ट वाली पहुंच गई, तो अब यहाँ पे कौन सी पल्स आ जाएगी? सेकंड। और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी अभी? थर्ड पल्स, यस और नो? यस सर। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? नहीं। नहीं। देख यहां से कोई साउंड जनरेट हुआ, साइन, वो आगे निकला, फिर 2 सेकंड बाद फिर साइन, तो वो पहला वाला तो आगे निकल गया, दूसरा वाला उसके पीछे से आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर। पक्का समझ गए या नहीं? हाँ, डायरेक्शन नहीं बदलेंगे? डायरेक्शन हम अभी एक ही डायरेक्शन पे देख रहे हैं ना, कि ये जो बीप निकलेगी वो तो सभी डायरेक्शन पे जाएगी, लेकिन हम सिर्फ इसके डायरेक्शन पे जो जा रही है उसको देख रहे हैं। यहाँ पे जो बीप या जो साउंड जनरेट होगा वो सभी डायरेक्शन में जनरेट होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कौन सा वाला देख रहे हैं? जो ऑब्जर्वर के पास पहुंच रहा है, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, तो ये कंटिन्यूअसली कितनी देर में ये साउंड प्रोड्यूस करते जा रहे हैं? यहाँ पे कितनी कितनी देर में, हर 2 सेकंड में बीप बन रही है। तो मान लो यहाँ पे इसके पास में ये फर्स्ट वाली बीप पहुंची है, ये फर्स्ट बीप है, और यहाँ कहीं पे ये कौन सी बीप हमने ले लिए, ये सेकंड बीप है जो अब इसके पास पहुंचेगी। फिर इधर कहीं पे आपका ये कौन सी बीप हो जाएगी, ये थर्ड वाली बीप हो गई, और तब ये मान लो फोर्थ बीप निकल रही है। ऐसी कंटिन्यूअसली निकलते जाएंगे, और हर एक बीप के बीच में कितने का टाइम इंटरवल है? हर एक बीप के बीच में 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। तो क्या होगा कि ये वाली बीप मिली, फिर ये सेकंड वाली बीप इसको कितनी देर बाद मिल जाएगी? कितनी देर बाद ऑब्जर्व कर लेगा ये सेकंड वाली बीप को? अगर मान लो अभी ये वाली बीप ऑब्जर्व किया, तो ये वाली बीप कितनी देर बाद ऑब्जर्व कर लेगा? 2 सेकंड में। फिर जब ये भी इसके पास पहुंच जाएगी, तो अब ये थर्ड वाली बीप यहाँ पे पहुंचेगी, अब ये कितनी देर में फिर से ऑब्जर्व करेगा? फिर से 2 सेकंड बाद ऑब्जर्व करेगा। समझ गए? हर्ष समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो अगर हम इसमें ट्विस्ट कर दें कि भाई अगर ये भी यहाँ पे रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, तो इसको जो बीप यहाँ पे रिसीव हो रही है वो सेम टाइम इंटरवल पे हो रही है। तो बीप या फिर पल्स रिसीव्ड बाय, ये भी रेस्ट पे और ये भी रेस्ट पे, बीप और पल्स रिसीव्ड बाय हर्ष एट ईच 2 सेकंड टाइम इंटरवल, हर 2 सेकंड के टाइम इंटरवल पे इसको रिसीव हो रही। मतलब जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वही कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। जो बीप जनरेट होने की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? हर्ष भी ऑब्जर्व कर रहा है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गया हर्ष? चलो अब चेंज करते हैं हम। अब चेंज क्या करते हैं कि नहीं, अब एम्बुलेंस को हम रेस्ट पे नहीं मानते, अभी क्या कर देते हैं हम, भैया हमने मान लिया कि एम्बुलेंस इस डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है। मान लो अभी इसके पास में फर्स्ट बीप पहुंच गई और एम्बुलेंस भी यहाँ पे मान लो 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। तो पहली बीप, ये फर्स्ट वाली बीप कहां पर प्रोड्यूस हुई थी? यहाँ पे पहली वाली बीप प्रोड्यूस हुई थी और ये यहाँ तक पहुंची है। पहली वाली बीप के प्रोड्यूस होने के बाद में ये एम्बुलेंस यहीं खड़ी रहेगी कि आगे तक पहुंच जाएगी? हेलो, बताओ भाई। फर्स्ट बीप, देख जब फर्स्ट बीप यहाँ पर थी तब एम्बुलेंस यहाँ पे थी और फर्स्ट बीप निकल के अब इसके कानों तक पहुंची। अब जब दूसरी बीप जनरेट होगी तो दूसरी बीप जनरेट
कितनी देर बाद होगी? 2 सेकंड बाद। तो 2 सेकंड में ये एम्बुलेंस यहाँ कहीं पे आ जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके? 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, और अब यहाँ पर से सेकंड बीप जनरेट हो रही, जो अब इसके कानों तक पहुंचेगी। समझ गए? हेलो? यस सर। तो पहली बीप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई थी? 100 मीटर का। दूसरी बीप इसके पास कितना डिस्टेंस का ट्रेवल करके आएगी? 60 मीटर। कितनी स्पीड से ट्रेवल करके आएगी? 330 मीटर पर सेकंड से। पहली वाली बीप ने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी 330 मीटर से। दूसरी वाली बीप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 60 मीटर। कितनी स्पीड से? 330 मीटर पे। तो टाइम इंटरवल कम हो गया कि नहीं इसको पहुंचने का? हाँ या ना? सर फिर से एक बार बोलो। क्या? फिर से एक बार बोलो। फिर से एक बार बोलूं? देख, फर्स्ट वाली जो बीप थी, फर्स्ट वाली पल्स थी, फर्स्ट वाली पल्स को 100 मीटर डिस्टेंस इतने में चल के आना पड़ा था। सेकंड वाली पल्स कब पहुंचेगी? सेकंड पल्स रिसीव्ड बाय हर एट t dash is equals to कितना डिस्टेंस चलेगी? 60 मीटर, 330 मीटर पर सेकंड। समझ गया अभी? हाँ सर। तो टाइम इंटरवल बदल गया कि नहीं? जबकि अगर एम्बुलेंस रेस्ट पे रहती तो सेकंड वाली पल्स भी कब पहुंचती उसके पास में? हेलो? अगर एम्बुलेंस रेस्ट पे रहती तो सेकंड वाली पल्स भी कब पहुंचती? 2 सेकंड पर। हाँ, 2 सेकंड पर। 2 सेकंड में पहुंचती। मतलब कि जो इंटरवल होता है, ये जो टाइमिंग लगती है इसको पहुंचने की, वो तो बराबर ही होती। अगर मैं मान लो इसको 20 मीटर नहीं लेता, यही ले लेता, अगर ये भी रेस्ट पे है, तो बेटा पहली वाली पल्स इतनी देर में पहुंच गई, दूसरी वाली पल्स फिर से जनरेट होगी, सेकंड वाले को भी फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होता? 100 मीटर का। तो टाइम इंटरवल कैसा होता उसके पास में? फिक्स ही रहता। मतलब हर 2 सेकंड में इसके पास पल्स पहुंचते रहती। लेकिन अगर यहाँ पे एम्बुलेंस 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, तो अगली पल्स जो आएगी, जब ये पहली पल्स पहुंच गई, अगली पल्स यहाँ से जनरेट होगी सेकंड वाली, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? सिर्फ अब 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। फिर थर्ड वाली पल्स को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? अभी 40 और चली गई, 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आ गई। समझ गए क्या फर्क आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं? क्या एक्सप्लेन किया मैंने? यस सर। क्यों? ये फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। तो जब ये एम्बुलेंस इस डायरेक्शन में चलने लगी, तो इसके पास जो पल्स पहुंचने का जो रेट है वो ज्यादा हो गया, या टाइम इंटरवल क्या हो गया? कम हो गया। भाई अगर ये रुकी हुई थी तो यहाँ पे रेगुलर टाइम इंटरवल पे, फिक्स टाइम इंटरवल पे, जो यहाँ से जिस रेट से पल्स जनरेट हो रही, उसी रेट से यहाँ तक पहुंच रही थी। अगर ये एम्बुलेंस इस डायरेक्शन में जाने लगेगी, तो इसके पास जो पल्स पहुंचने का रेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, टाइम इंटरवल कम हो जाएगा। समझ गया बेटा? हेलो सर। समझ गए अभी कि नहीं? हाँ हाँ सर। अगर ये एम्बुलेंस दूर जाएगी तो क्या होगा बताओ जरा? अगर ये एम्बुलेंस इधर से दूर जाएगी तो क्या होगा? पहली वाली पल्स तो यहाँ से मिल जाएगी, दूसरी वाली पल्स अगर ये एम्बुलेंस इधर जाने लगे, ये वाले डायरेक्शन में, तो पहली पल्स तो ठीक है इतने में पहुंच गई, दूसरी पल्स अब यहाँ पे अगली पल्स जो जनरेट होगी वो यहाँ से 40 मीटर दूर होगी, 40 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करके आएगी? 140 मीटर। और थर्ड वाली पल्स में और ये और आगे बढ़ जाएगी, इधर कितना हो जाएगा? 180। यस और नो? तो इसके पास जो पल्स, हाँ 180 ना, तो इसके पास जो पल्स पहुंच रही है, पहली वाली 2 सेकंड में पहुंच गई, दूसरी वाली और देर से पहुंच रही, तीसरी वाली और देर से पहुंच रही है। तो ये जो रेट है इसके पास पल्स पहुंचने का, ये कम या ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या सोचेगा कि यार ये फ्रीक्वेंसी बदल रही है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो वही है, लेकिन ये जो ऑब्जर्व कर रहा है ये चेंज हो रहा है, ये बदल रहा है। तो ये जो फिनोमेना होती है इसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। अभी बात समझ गए या नहीं? ये अभी भी डाउट है कुछ? और अपन ऐसा बोल सकते हैं इंटेंसिटी बढ़ रही है और घट रही है। इंटेंसिटी भी, हाँ ऑब्जर्व इंटेंसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी में अपन ने क्या पढ़ा है? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसलिए हमको जब एम्बुलेंस हमारे पास आती है तो उसका साउंड बढ़ता हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमको बढ़ते हुए लगती है सायरन की। समझ गए? हाँ। हाँ
समझ गए अभी कि नहीं? दोनों रिलेट कर लिए पूरा? यस हेलो, सर। यस अभी सर। कोई डाउट, अभी कोई डाउट है तो बोलो, मैं और बता दूंगा। अभी है कोई डाउट इस पे, डॉपलर्स इफेक्ट पे, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे डाउट है क्या? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? ये काउंटिंग समझ गए, पल्स की काउंटिंग, टाइम इंटरवल, यही फंडा है। बस जो पल्स हमारे तक पहुंचती हैं उसमें चेंज आ जाते हैं। Doppler effect in light waves. In our earlier session, we have learnt about Doppler effect in sound. Now, let us learn about Doppler effect in light. At first, quite same to due to Doppler effect. When the source of light is moving towards the observer, the frequency of emitted light changes. When the frequency of the sound wave changes, the intensity of the sound also changes. ये देख रहे हैं बेटा ये? When the frequency of light wave changes, तो फिर से दिखाना। the color of light also हेलो, changes. We will find that and blue light, if any shift towards said to be as red towards shorter wavelength, is said to be changes, the color of light also changes. हेलो, If we देखे Yes, इसको? अभी समझ Yes, गए sir. क्या हो रहा है? तो फिर से दिखाना। फिर से दिखाऊं, रुक जा। we see at visible spectra, the Fricke-Doppler effect. When the source of light is moving towards the observer, the frequency of emitted light changes. In sound waves is moved ये due to Doppler में Doppler सबसे पहले effect. When the source of light अभी देख लिए is क्या? moving towards the observer, light is हाँ, सर। moving towards the इससे देख effect. लीजिए। When the source of light is moving towards the effect. When the source of light is moving towards the observer, अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई, कोई डाउट अभी इस पे? हाँ बोलो। Yes, sir. अभी भी कोई डाउट बचा किसी को कि अब मैं फार्मूले पे आ जाऊंगा? नो डाउट सर। फार्मूले बताऊंगा मैं सीधे? यस सर। देखो अभी इस पे, तो दिस इज पेज नंबर कौन सा वाला? ये 3 है ना? देखो अभी इस पे, हाँ, फार्मूले ये है कि यहाँ पे हम 2-3 केस की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, इफ source is moving and observer at rest. observer rest पे source move कर रहा है। जैसे मान लो ये एम्बुलेंस अपन ने ली है, ठीक है, ये इससे सायरन जनरेट हो रहा है और इसका ये फर्स्ट केस है कि सोर्स जो है ना, ये इस डायरेक्शन पे जा रहा, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ से जो सायरन से जो साउंड निकल रहा है वो यहाँ तक पहुंचेगा और इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, दिस इज हियर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और स्पीड ऑफ साउंड
V is speed of sound. It is speed of sound in air. Suppose it is 330 मीटर पर सेकेंड, और जो सोर्स की स्पीड यहाँ पे हम ले रहे हैं that is suppose 20 मीटर पर सेकेंड is the speed of source. सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ, ये ऑब्जर्वर कैसा है यहाँ पे रेस्ट पे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे, और जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से जा रहा है, और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे सायरन की, दिस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सायरन की फ्रीक्वेंसी अगर अपन ले लें, सपोज इट इज 4 हर्ट्ज ले लिया मैंने, या थोड़ी ज्यादा बढ़ा देता हूँ, सपोज इट इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज का ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा, और ये इसके डायरेक्शन में मूव होते हुए आ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा, कैलकुलेशन का फार्मूला ध्यान देना। तो ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी, इट इज गिवन बाय एफ नॉट इनटू, ध्यान देना, स्पीड ऑफ साउंड आपको एज सच लिखना है, और क्योंकि सोर्स इसके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई लगेगी कि कम लगेगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो मैं यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में सोर्स की स्पीड को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सोर्स की स्पीड मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, ये डेरिवेशन से आता है, अभी मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन बता दूंगा मैं इसका कि क्यों ऐसा आता है, बट अभी हम सिर्फ फार्मूला देख रहे हैं। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर में स्पीड को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, सॉरी लिखा है, तो यहाँ पे प्लस साइन लोगे कि माइनस साइन लोगे, तब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऑब्जर्व वाली, माइनस साइन, तो ये बढ़ेगी, है ना। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये कैलकुलेशन कैसा आ जाएगा बेटा, इट इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज into 330, it is speed of sound, it is 330 minus 20, और मीटर पर सेकंड से टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो कितना है, 100 into 330 divided by 310, it is 106 हर्ट्ज। तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे, इट इज 106 हर्ट्ज। पॉइंट में है बट मैंने पॉइंट को हटा दिया। दूसरा केस, अगर मान लो ये जो ऑब्जर्वर है या जो सोर्स है यहाँ पे, 1 मिनट, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 100 हर्ट्ज, दिस इज दियर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। दूसरा केस ये कि अगर ये सोर्स दूर जाए तो फिर क्या बनेगा, फार्मूले में क्या चेंजेस लाएंगे अपन, ये पीछे की तरफ जा रहा है यूएस, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, यहाँ पे साउंड इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, ऑब्जर्वर यहीं कहीं पे खड़ा है, ठीक है, सारे पैरामीटर हमने यही लिए। यहाँ पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड दिस इज स्पीड ऑफ साउंड। तो फार्मूला क्या आएगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का बताओ जरा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अब डिनोमिनेटर में ऑब्जर्वर की स्पीड को क्या करोगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उतनी लगेगी कि कम लगेगी, अब यहाँ पे कम लगेंगे सर, कम लगेंगे है ना, कम लगेगी, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे फार्मूले में। तो ऑब्जर्वर की स्पीड को यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ये सोर्स की स्पीड को सॉरी ऐड कर दोगे। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, इट इज 100 हर्ट्ज एंड इट इज 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस 20, सॉल्व कर दो मैथमेटिकली, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, इट इज 100 into 330 डिवाइडेड बाय 350, इट इज 94 हर्ट्ज। तो अब इसको कितना ऑब्जर्व होगा यहाँ पे, 94 हर्ट्ज के आसपास इसको फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। एक्चुअल तो वही है, लेकिन इसको ऑब्जर्व इतनी हो रही है। क्लियर हो गया, दिस इज द केस 1। केस 2 पे आ रहे हैं अपन, अब सोर्स को रेस्ट पे रखते हैं, ऑब्जर्वर को मूव कराते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। पेज नंबर 4 अभी है। Now source is case 2, source is at rest
and observer is moving. सोर्स को रेस्ट पे कर दिया, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है बेटा, एंड ऑब्जर्वर सपोज यहाँ पे इस डायरेक्शन पे आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और ये सपोज आ रहा है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। ये इसका सेकंड वाला केस रहेगा, ये यहाँ पे रेस्ट पे फ्रीक्वेंसी यही है, बाकी सब कुछ यही है, ऑब्जर्वर को दूर। चलो फार्मूला लिखते हैं। अगर मान लो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, सोर्स रेस्ट पे अभी यहाँ पे, हाँ सोर्स इज एट रेस्ट, साउंड आ रहा है इतनी स्पीड से, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा, एफ नॉट इंटू स्पीड ऑफ साउंड को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखना। जब ऑब्जर्वर मूव करे तो ऑब्जर्वर को न्यूमरेटर में लिखना है, यहाँ पे डेरिवेशन से आता है, अभी मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को आपको हमेशा न्यूमरेटर पे लिखना है। इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, सोर्स की तरफ जाएगा दौड़ के तो ज्यादा लगेंगे। ज्यादा लगेगी। तो क्या करोगे, प्लस का साइन लोगे कि माइनस का साइन लोगे, प्लस का। हाँ प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। हंड्रेड हर्ट्ज 330 प्लस 20 अपॉन 330, कैलकुलेशन कर लें। हंड्रेड इंटू 350 डिवाइडेड बाय 330, 106 हर्ट्ज। ये ऑब्जर्वेशन आ गई। इसमें ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, अगेन इट इज 20 मीटर पर सेकेंड से, सोर्स रेस्ट पे है। इसमें बताओ जरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई v। माइनस यू डिवाइड बाय वी। भी यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का साइन की माइनस का साइन, माइनस का। हाँ यहाँ माइनस साइन आ जाएगा ऑब्जर्वर की। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना, 100 इंटू 330 माइनस 20 अपॉन 330, सॉल्व करने पे देखो कितना आता है, 100 इंटू 310 डिवाइडेड बाय 96 कुछ आएगा सर। 93 कुछ आ रहा है ना, इट इज 93.3 हर्ट्ज, बट 93 मान लो, ठीक है, समझ गए। यस सर। कोई डाउट। चलो अभी हमने एक एक को लिए, सोर्स को अलग और ऑब्जर्वर को अलग। अगर दोनों को मूव कराएं तो क्या होगा, जरा देखो, दोनों को मूव करा देते हैं, दोनों को मूव कराओगे तो क्या फार्मूला बनेगा, सर ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट को एडजस्ट करेंगे। देख पेज नंबर 5 पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या, सेकंड केस स्क्रीनशॉट ले लिए क्या। यस सर। अगर दोनों को मूव करा दे, पेज नंबर 5, अगर दोनों मूव हो रहे हैं, दिस इज केस नंबर 3, if both source and observer is moving, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है ना। अब सोर्स भी इधर भी जा सकता, मतलब ये इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी इधर भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। ऐसे ही ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस साइड भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है।
बराबर है। हेलो, अरे दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं ना। कितने केस बन गए यहाँ पे? 4 केस बन गए, वेरी गुड। यहाँ से जो साउंड निकल के आ रहा है वो तो एज सच आएगा ही, कोई किधर भी चले, है ना, क्योंकि इसी साइड पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो साउंड को हम इसी देख, यहाँ पे जो साउंड जनरेट होगा ना वो सभी डायरेक्शन पे जाएगा, लेकिन हम बाकी डायरेक्शन वाले को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ साउंड ये वाले डायरेक्शन वाले की देख रहे हैं। एंड v इज स्पीड ऑफ साउंड, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो अभी फार्मूले पे हम सोचते हैं। नाउ इसको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी एफ नॉट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साउंड की स्पीड को लिखना है, समझ गए? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साउंड की स्पीड को लिखना है, समझ गया बेटा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साउंड की स्पीड को लिखना है। न्यूमरेटर में किसकी स्पीड को लिखना है? ऑब्जर्वर की। डिनोमिनेटर में किसकी स्पीड को लिखना है? सोर्स की, समझ गए? फिर साइन यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस माइनस के साइन। यहाँ पे प्लस साइन कब लेते और माइनस साइन कब लेते, जरा थोड़ा सोच के बताओ। यहाँ पे प्लस का साइन कब लिया जाता है और माइनस का साइन कब लिया जाएगा? सर जब पास आएंगे तब। हम ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, मतलब जब ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स और यहाँ पे ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, समझ गए? यहाँ पे प्लस माइनस का साइन कब लिया जाएगा? प्लस का साइन माइनस का साइन। यहाँ पे सोर्स की बात कर रहे हैं, तो जब प्लस का साइन आएगा जब सोर्स दूर जाएगा ऑब्जर्वर से, माइनस का साइन तब आएगा जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा, समझ गए ना? बन गया? तो ये फार्मूले से वो दोनों फार्मूले भी बन गए पुराने वाले जितने थे। अगर मान लो सोर्स रेस्ट पे है तो ये वाला टर्म 0, बाकी फिर वही आ गया। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ये वाला टर्म 0 कर दोगे। यहाँ पे सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है, मैं लिख दूं यहाँ पे US इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, या स्पीड लिख देते ज्यादा बढ़िया है, स्पीड ऑफ सोर्स, क्योंकि प्लस माइनस का साइन ऑलरेडी ले चुके हम। दिस इज स्पीड ऑफ सोर्स। UO मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, V मतलब स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है? FO मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, OBS मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब बाकी ये जो सिंबल है इनका मतलब क्या है ध्यान देना। O से S मतलब, इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स। फिर ये सिंबल का मतलब क्या है? दैट इज ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। फिर ये सिंबल का मतलब क्या है? दैट इज सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये सिंबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। समझ गए फार्मूला? हेलो, फार्मूला समझ गया बेटा? हेलो, अरे फार्मूला समझ गए कि नहीं? यस सर। देखो क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, ये सब मिटा दिया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या? हेलो, यस सर। यस सर। ये फार्मूला मिटा दिया। अब तुम खुद फार्मूला बना के क्वेश्चन करोगे, मतलब खुद से फार्मूला बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना। नाउ पेज नंबर 6 क्वेश्चन बना देता हूँ मैं अभी यहाँ पे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। सोर्स इस तरफ जा रहा है विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, और ये जो ऑब्जर्वर है ये भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन समझ गए? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सपोज 1000 हर्ट्ज है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करना है, कैसे करोगे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कैसे करोगे? अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कैसे करोगे? बताओ फार्मूला क्या लिखोगे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v डिवाइडेड बाय v। अब क्या आएगा बेटा बताओ जरा, अभी क्या आएगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ सोर्स। साइन बताओगे, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस? ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, दूर जा रहा है कि पास में आ रहा है सोर्स के? दूर। दूर जा रहा है, तो कौन सा साइन आएगा? माइनस। माइनस का साइन आएगा, वेरी गुड। अब इसको देखो सोर्स को, सोर्स क्या हो रहा है? पास जा रहा है, पास जा रहा है, कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। नहीं ना रे, पास जाएगा, सोर्स जब पास जाएगा तो माइनस का साइन। डिनोमिनेटर अगर सोर्स पास में आ रहा है, इसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाए। यस सर, समझिए। सोर्स इसके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ती हुई लगेगी, मतलब यहाँ पे माइनस साइन होगा तभी तो बढ़ेगी ना ये। यस सर। अभी समझ गए? यस सर। वैल्यू पुट करो जरा, इट इज 1000 हर्ट्ज, इसके बाद में 340 minus 20 divided by 340 minus 40 and the answer is 1000 into 320 divided by 300. ये दो जीरो कट गए and the answer will be 100 into 32 divided by 3, 1066 हर्ट्ज। ये आ गई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? अगर मान लो मैं यहाँ पे सोर्स को इस डायरेक्शन में मूव करा देता, अपोजिट डायरेक्शन में सोर्स चलता, तो कहाँ पे चेंज लाते? क्या चेंज करोगे? पेज नंबर 7 क्या चेंज करोगे? अब बताओ जल्दी से। सर नीचे प्लस लगा। नीचे कौन सा साइन आएगा? प्लस, बाकी पूरा फार्मूला यही चलेगा। ले लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हेलो, यस। अभी सोर्स भी इसी तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर भी इसी तरफ आ रहा है। अब क्या चेंज करोगे बताओ? अभी क्या चेंज करोगे? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अब क्या चेंज आएगा? सर ऊपर प्लस आएगा। ऊपर प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर से निकाल लो आंसर। समझ गए? समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? अब एक और केस हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मान लो हवा चलने लगे तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है इसी डायरेक्शन में विंड भी चलने लगे, ये डायरेक्शन में विंड चलने लगी अगर, दिस इज विंड स्पीड। अब कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? विंड स्पीड सपोज कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड के रेट से विंड भी चलने लगी, या फिर 50 मीटर पर सेकंड के रेट से भी विंड चलने लगी। बहुत तेज हवा चल रही है, 50 बहुत ज्यादा हो जाता है वैसे, है ना? चलो इसको कितना कर दूं मैं? 10 मीटर पर सेकंड के रेट से ही मान लो हवा इसी डायरेक्शन में चलने लगी, कहाँ पे चेंज करोगे अब? एफ नॉट पे सर। क्या? एफ नॉट पे एक्चुअल। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, ये फार्मूला आपका बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ये पैरामीटर ऐसे ही, हाँ ध्यान देना,
लेकिन इसमें अब साउंड की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, 340 रहेगी कि साउंड की स्पीड बदल जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे रुके हुए पानी में नाव चलाना और नदी में नाव चलाना। तो आप साउंड को क्या ले लो, नाव ले लो, बोट ले लो, और विंड को क्या ले लो, रिवर ले लो। समझ गए? तो यहाँ पे आपको रिवर बोट के जैसे सोचना है। तो जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर विंड जा रही है तो विंड वेलोसिटी ऐड हो जाएगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हाँ, बाकी जो फार्मूला है यू नॉट और यू एस, ये एस सच आपके चलेंगे क्योंकि ये इसके पास आ रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन, और ये भी इसके पास जा रहा है इसलिए माइनस साइन। समझ गए? हेलो, समझ गए? अगर विंड भी इस डायरेक्शन में चलने लगी तो साउंड की स्पीड विंड के साथ ऐड हो जाएगी ना बेटा? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस। अगर मैं विंड अपोजिट डायरेक्शन में ले लूं यहाँ पे कि नहीं भाई विंड इधर नहीं चल रही, विंड इधर पे चल रही, ये वाले डायरेक्शन पे, तो कहाँ पे चेंज आएगा? विंड ये वाले डायरेक्शन पे चलने लगी, साउंड इधर जा रहा, विंड इधर जा रही, कहाँ पे चेंज करोगे? हाँ, यहाँ पे साउंड की स्पीड में चेंज करोगे, बाकी फार्मूले पे कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है? तो अगर विंड चलेगी तो साउंड की स्पीड के साथ में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में विंड चल रही है तो साउंड की स्पीड ऐड कर दोगे विंड के साथ। अपोजिट डायरेक्शन में विंड जा रही तो साउंड की स्पीड से विंड की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। समझ गए? अच्छा, क्या होगा अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा विंड की स्पीड हो गई और विंड इधर चल रही, तो यहाँ का साउंड यहाँ तक पहुंच पाएगा कभी क्या? नो सर। समझ गए? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। पेज नंबर 10, वेवलेंथ का जो कैलकुलेशन है, अपीरेंट चेंज इन वेवलेंथ, जब सोर्स मूव होता है तो ही वेवलेंथ चेंज होती है। सोर्स अगर रेस्ट पे है तो वेवलेंथ चेंज नहीं होती, अपीरेंट वेवलेंथ। ये जैसे मान लो यहाँ पे सोर्स है और सोर्स अगर इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो बेटा इस साइड पे जो पल्स होती हैं या फिर जो वेव फ्रंट होते हैं वो सिकुड़ने लगते, पास में आने लगते, है ना? और इस साइड के जो वेव फ्रंट है वो कैसे होने लगते? दूर दूर जाने लगते। समझ गए? इस साइड के जो वेवलेंथ है वो दूर जाने लगते, इस साइड में वेवलेंथ डिक्रीज होने लगती है। ये लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा, लैम्डा इज एक्चुअल वेवलेंथ, है ना? और इस साइड पे जो वेवलेंथ होती है लैम्डा डबल डैश, इट इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, ये ज्यादा होती है। साउंड की जो स्पीड है, इधर भी साउंड चल रहा है विथ स्पीड vs, इधर भी साउंड चल रहा है विथ स्पीड vs, तो यहाँ पे लैम्डा डबल डैश इज v, ये साउंड की स्पीड है बेटा, v माइनस us डिवाइडेड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वेवलेंथ सॉरी बढ़ रही है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है लैम्डा डैश, इट इज v माइनस us डिवाइडेड बाय f। तो वेवलेंथ में जो चेंज आएगा वो इस तरह से देखोगे, और ये तभी होता है जब ऑब्जर्वर सोर्स मूव करता है। अगर सोर्स रेस्ट पे है, यहाँ पे सोर्स इज मूविंग, यहाँ पे ये वाले केस में सोर्स इज मूविंग, वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ये बन जाएगी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ये बन जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर सोर्स रेस्ट पे है तो क्या होगा? सोर्स एट रेस्ट, सोर्स अगर रेस्ट पे है तो इसके चारों तरफ अपीरेंट चेंज इन वेवलेंथ आएगा ही नहीं। सो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा, कोई चेंज नहीं होगा, वेव फ्रंट पे कोई चेंज नहीं होगा, जो क्रेस्ट है वो कंप्रेस नहीं होगी, या जो रेयर फ्रैक्शन है वो कंप्रेस नहीं होंगे या एक्सपांड नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे क्रेस्ट कंप्रेस हो रही है, यहाँ पे क्रेस्ट दूर जा रही है ना? तो ये ऑब्जर्वेशन तभी होता है जब सोर्स मूव करता है, और अगर सोर्स रेस्ट पे तो फिर ये ऑब्जर्वेशन नहीं होता, अपीरेंट चेंज इन वेवलेंथ नहीं होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए?
हेलो, अगर एक लाइन पे ये ना चले तो क्या होता है? पेज नंबर 11 पे आते हैं, छोटा सा। सर 2 मिनट। अरे यार, किसी ने लिया होगा शेयर कर देना भैया। ओके सर। अगर मान लो एक लाइन पे नहीं चल रहे तो फिर कैलकुलेशन कैसे करना है? सोर्स और ऑब्जर्वर, पेज नंबर 11 ध्यान देना। जैसे ये लाइन ऑफ मोशन है, लेकिन यहाँ पर जो सोर्स है ये इस साइड पे जा रहा है विथ एंगल दिस, यहाँ पे ऑब्जर्वर ये है, ये इधर पे आ रहा है विथ थीटा ओ। तो हमें क्या चाहिए? इनके अलोंग द लाइन वाले कंपोनेंट चाहिए। इट इज यू एस कॉस थीटा एस, और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा इट इज यू नॉट कॉस थीटा ओ। तो फार्मूला क्या बनेगा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ ओ इंटू v डिवाइडेड बाय v, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसके पास आ रहा है तो प्लस यू नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये भी इसके पास आ रहा है इसलिए माइनस ऑफ यू एस कॉस थीटा एस। तो अलोंग द लाइन वाले कंपोनेंट लेते हैं कभी भी। डॉपलर्स इफेक्ट के कैलकुलेशन में अगर सोर्स ऐसा जा रहा है, ऑब्जर्वर ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको अलोंग द लाइन वाले कंपोनेंट लेना है। ठीक है, अलोंग द लाइन वाले कंपोनेंट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, ऋषभ ने एक पूछा था शुरुआत में कि सर अगर रिफ्लेक्ट होके साउंड आ रहा है तो क्या करना? वो वाला देख लो, रिफ्लेक्शन वाला केस। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या करना है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, है ना? और यहाँ पे ये सोर्स हो गया, ये सोर्स अभी इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये समझ लो ये है ऑब्जेक्ट सोर्स। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लो ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को बेटा दो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होंगी, एक एफ नॉट भी डिवाइडेड बाय भी, सोर्स दूर जा रहा मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ यूएस, और एक और फ्रीक्वेंसी इसको ऑब्जर्व होगी, इट इज एफ नॉट भी डिवाइडेड बाय, ये ऑब्जेक्ट सोर्स के लिए, और दूसरी वाली आएगी इमेज सोर्स के लिए। इस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि भाई साउंड भी रिफ्लेक्ट होके आ रहा, मतलब कोई कार है, जो इमेज कार है वो पीछे से आ रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि एक इमेज कार पीछे से आ रही है, दिस इज इमेज, और इसकी उतनी स्पीड से आ रही है और फ्रीक्वेंसी भी वही है। तो यहाँ पे फार्मूले में क्या चेंज आएगा? क्योंकि अगर इमेज कार इधर से आ रही है तो इट इज माइनस यूएस। तो ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है, इसको ये दो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होंगी अगर ऐसा केस है तो रिफ्लेक्शन वाले केस में आपको ये फार्मूलेशन आपको यूज करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। आज के लिए इतनी। ये सब समझ गया?